हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जबरदस्त कैंपेनिंग कर रही है। 5 अक्टूबर को हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, लिहाजा उम्मीदवार भी अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। अब हरियाणा की 2 बड़ी पार्टियों ने उन नेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जो टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और निर्दलीय चुनावी मैदान में थे या फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। मतदान से ठीक 1 सप्ताह पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने सख्त कार्रवाई की है। बागी होकर के जो नेता चुनाव लड़ रहे थे उनके ऊपर एक्शन हुआ है। बीजेपी ने 8 नेताओं पर कार्रवाई की, वहीं कांग्रेस ने 13 बागियों पर कार्रवाई की। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया कांग्रेस अब तक 16 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, बल्कि बीजेपी ने 8 नेताओं पर एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि ये सभी नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी की ओर से उनकी अनदेखी किए जाने से नाराज थे, इसलिए कुछ नेता निर्दलीय ही कांग्रेस उम्मीदवार के सामने चुनावी मैदान में उतर गए और कुछ नेता पार्टी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब ये अलग अलग प्रत्याशियों के नाम हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो नाम: नरेश ढांडे गोहला विधानसभा क्षेत्र, प्रदीप गिल जींद से, सज्जन सिंह ढुल पुंडरी से, सुनीता बट्टन पुंडरी से, राजीव गौंदर नीलोखेड़ी से, दयाल सिंह नीलोखेड़ी से। इन तमाम बागियों पर कांग्रेस का एक्शन और इसके साथ साथ बीजेपी ने भी 8 बागी नेताओं पर कार्रवाई की है। बागियों पर शिकंजा कसा है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी। वहीं दिलबाग सेंडिल उचाना कला से इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा। अजीत फोगाट दादरी से, अभिजीत सिंह भिवानी, सतबीर रतेड़ा भवानी खेड़ा से, नीतमान पृथला से, अनीता ढुल कलायत से। कांग्रेस ने इनके ऊपर भी एक्शन लिया है। 8 बागी नेता जिनके ऊपर बीजेपी की तरफ से एक्शन लिया गया, वहीं 13 बागी नेताओं पर कांग्रेस की तरफ से एक्शन हुआ है। अब 5 अक्टूबर को मतदान होना है टोटल 90 सीट्स पर हरियाणा के, और उससे पहले ये एक्शन लिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि शायद सरकार बनाने में उनके योगदान की जरूरत पड़ जाए, लेकिन न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी ने भी अपने बागी नेताओं के ऊपर कार्रवाई की है और पार्टी से उनका निष्कासन किया। बागियों पर बीजेपी का एक्शन नजर आया है। अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उनके नाम भी आपको जरा बता देते हैं। संदीप गर्ग लाडवा से, जिलेराम शर्मा असंध से, देवेंद्र कादियान गन्नौर से, बच्चन सिंह आर्य सफीदों से, रंजीत चौटाला रानिया से, राधा अहलावत मरहम से, नवीन गोयल गुरुग्राम से, केहर सिंह रावत हथीन से। हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और इसके बाद 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। नतीजों में तय हो जाएगा कि हरियाणा की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी, जनता की पसंद कौन है, क्या ये बागी या फिर वो नेता जिन्हें पार्टी ने सिंबल दिया है। तो बागियों पर न केवल कांग्रेस का शिकंजा कसा बल्कि बीजेपी की तरफ से भी बागी नेताओं पर एक्शन लिया गया है। पार्टी से 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है दोनों ही पार्टियों की तरफ से वो थोड़ा लेट हुई और इसी को लेकर के सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी उतरे हैं चुनावी मैदान में, क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का इंतजार कर रही है कि अगर मान लीजिए ये जीत जाते हैं, पार्टी सिंबल पे भले ही ये ना लड़ रहे हो, लेकिन अगर ये चुनाव जीतते हैं तो शायद इनका सपोर्ट, इनका समर्थन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो ले सकती है, और शायद इसलिए इनका निष्कासन नहीं हुआ था। क्योंकि जो रूल है वो यही कहता है कि अगर कोई भी बागी तेवर अख्तियार करे तो पार्टी को उसका निष्कासन फौरन करना पड़ता है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, ये जो कार्रवाई हुई है निष्कासन वाला जो प्रोसेस हुआ, ये बड़ा लेट हुआ है और खासतौर पर बीजेपी के लिए अदिति यही कहा जा रहा था कि शायद उन्हें इंतजार है कि अगर बागी नेता जीत जाते हैं तो हो सकता है उनकी मदद बीजेपी को लेनी पड़ जाए। ये जो बागी शब्द है ना शिखा, ये देश की राजनीति में बहुत कमाल कर जाते हैं। कई बार अगर अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी कभी दूसरी पार्टी को या दूसरी पार्टी से खड़े हुए प्रत्याशी को बहुत फायदा दे जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भले ही इस बात की चिंता की बात हो कि उनके 8 बागी विधायकों को उन्होंने निष्कासित कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो शिखा, मैं आपसे कहूंगी कि मेरे अपनी आवाज मुझे वापस लौट कर आ रही है, उसे आप ठीक करा सकें। जी। तो अब हम
बात कर रहे हैं बागी विधायकों की कि पूरी रणनीति क्या है। हरियाणा में आज की तारीख में 90 की 90 सीटों पर हर एक सीट पर अपने एक समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक समीकरण है, कांग्रेस का अपना समीकरण है, जितने बागी हैं अपनी अपनी पार्टी के उनका समीकरण है, इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए हैं उनका समीकरण है, जेजेपी का अपना समीकरण है और इसके साथ साथ जितनी भी पार्टीज हैं उनका सबका अपने समीकरण है। यानी कि हर एक सीट पर अगर वहां के मुद्दे इंपॉर्टेंट है लोकल, तो वैसे ही जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं और वो किस तरह से समर्थन दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे देते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाला है, जिसमें से एक तो अभी जो नायब सैनी है उनके ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, नायब सैनी मुख्यमंत्री के ऊर्जा मंत्री तक रह चुके हैं और बहुत सारे, और यहाँ तक कि गुड़गांव में भी एक बागी जो है वो चुनाव में उतर रहा है। पर जब भी किसी का निष्कासन होता है उससे पहले शिखा ये देख लिया जाता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रयास किए, पहला उनको बिठाने का, दूसरा उनसे समझौते का, तीसरा इस बात का किया कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो किस तरीके से होगा और आपको ये प्लेसमेंट दे दी जाएगी और आपको कैबिनेट में इस तरह की जगह मिल सकती है, आपको इस तरह का दायित्व दिया जा सकता है। ये सिर्फ हरियाणा चुनाव नहीं, अक्सर ये चुनाव में देखा गया है कि जब आप किसी की टिकट काटते हैं, जब आप उसकी इच्छा को अनदेखा करते हैं किसी भी एक कैंडिडेट की या नेता की, तो आप उसको कहीं ना कहीं सेटल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया और खास तौर पे अमित शाह ने खुद इस पे कमान पकड़ी हुई थी। और जब जो विधायक बिल्कुल नहीं बैठे, आपने हिमाचल चुनाव में एक कहानी सुनी होगी, एक किस्सा सुना होगा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में एक कार्यकर्ता को फोन करके कहा कि आप बैठ जाइए, आप चुनाव अकेले मत लड़िए और अगर सरकार आती है तो आपके लिए हर संभव कोशिश होगी कि जो आपको चाहिए वो दे दिया जाए। तो खुद प्रधानमंत्री को हिमाचल के चुनाव में फोन करना पड़ा और वो बात काफी वायरल भी हुई। ठीक ऐसे ही सिर्फ 8 निष्कासित हुए हैं, उसके अलावा इंडिपेंडेंट खुद भले ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर गए हों, पर बाद में बातचीत हो गई, अभी इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, अगर बाद में जीत कर आते हैं तो वो भाजपा का समर्थन देंगे। तो तमाम तरह की स्ट्रैटेजी के बीच में ये 8 लोग जिन्होंने पार्टी की बिल्कुल नहीं मानी, पार्टी एंटी पार्टी गतिविधियां की, बड़े नेताओं ने उनकी शिकायत करी और उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। लेकिन ऐसे कई उदाहरण है शिखा, जिसमें 6 साल के लिए निष्कासित करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि पार्टी ये चिट्ठी लिख देती है कि उस व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली, अपनी माफी मांग ली और अब वो पार्टी में हम उसको दोबारा शामिल कर लेते हैं। ऐसे कई कुछ किस्से हुए हैं। लेकिन फिलहाल वोटिंग के 1 हफ्ते पहले एक्शन में आई भारतीय जनता पार्टी और उसने अपने 8 जो पार्टी के नेता हैं उनको निष्कासित कर दिया है और वो 8 के 8 जो हैं वो इंडिपेंडेंट किसी न किसी तरीके से भाजपा की प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने की पूरी तैयारी में है। लेकिन इतना ही नहीं है, कांग्रेस के लिए भी 16 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको बागी जो चुनाव में उतरे, चुनाव में तो काफी सारे उतरे लेकिन जो मैनेज नहीं हो पाए और फिर पार्टी ने उनके लिए निष्कासन का लेटर निकाल दिया। लेकिन वो तमाम प्रत्याशी जो हैं, जो तमाम लोग हैं, वो पार्टी एंटी पार्टी गतिविधियों के चलते उनको निष्कासित किया। देखिए अभी हमने योगी को सुना और उनकी तरफ से भी जो राम का मुद्दा है वो विधानसभा चुनाव में भी परोसा जा रहा है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें हरियाणा के चुनाव को लेकर के, तो एक तो जातियों का इसमें समीकरण सत्ता हुआ नजर आया, किसानों का मुद्दा रहा, पहलवानों का मुद्दा रहा, लेकिन राम का मुद्दा जो है वो भी सर्वोपरि नजर आ रहा है, चाहे फिर वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव। अगर हम राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करें शिखा, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे एक राम का मुद्दा जो है, और ये भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं शुरुआत से मुद्दा रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्निवीर को लेकर भी कांग्रेस अभी भी बार बार प्रचार कर रही है। अग्निवीर भी एक नेशनल मुद्दा है जिससे न सिर्फ हरियाणा बल्कि तमाम और राज्य भी जुड़े हुए हैं। अग्निवीर पर इतना बड़ा अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरियाणा के अग्निवीरों के लिए किया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस यही प्रचार कर रही है कि क्या 4 साल के लिए जो पैशन होता आर्मी में जाने का वो
क्या काफ़ी है उसके बाद सरकारी नौकरी, और किस तरह की सरकारी नौकरी। तो तमाम तरीके के जो ये ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने जो मूल उद्देश्य है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उससे नहीं भटक रही है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी कश्मीर में योगी आदित्यनाथ नहीं गए, अमित शाह नहीं गए, अमित शाह बहुत कम गए, और योगी आदित्यनाथ भी अपना जो चुनाव प्रचार है वो जम्मू के इलाके में करेंगे जहां पे हिंदुत्व की बात हो सके। ठीक वैसे ही हरियाणा में भी कई ऐसे इलाके हैं, जैसा भी वो पंचकुला में है, जहां पर उन्होंने राम का जिक्र किया, जहां पर उन्होंने अपने पूर्वजों की बात करते हुए पुराने समय की बात की, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में बात की। जाहिर तौर पे ये चुनाव लोकल मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि किसी हरियाणा के लोकल मुद्दे हैं, यहाँ पर हर एक सीट पर अपने लोकल मुद्दे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये चुनाव चुनौतीपूर्ण है, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और हरियाणा में दो बार से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति है, तो ऐसे में लोकल मुद्दों को एड्रेस करना अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर एड्रेस करने निकली है। योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, ठीक वैसे ही जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड में भले ही सह प्रभारी के तौर पर हैं, पर एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरे के तौर पर वो वहां पर उतरे हुए हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां पर भी तमाम तरीके की बातों को एड्रेस करेंगे। तो इस पूरे चुनाव में आपको बहुत सारे समीकरण देखने को मिलेंगे। जातीय समीकरण सबसे ज्यादा एससी समीकरण की बात कर लें, ओबीसी, जाटों की बात कर लें, दलितों की बात कर लें, और अभी आज की तारीख में अगर हम बात करें, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या योगी आदित्यनाथ, सभी का जो कोर फोकस है वो एससी वोट बैंक पर है। क्योंकि देखिए, ये तो पता है कि जाट वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाता नजर आ रहा है, ऐसा जो जमीन पर जो स्पेशलिस्ट कह सकते हैं या फिर जो एनालिसिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं। लेकिन अभी एससी वोट बैंक है जो स्विंग कर रहा है। अब वो स्विंग करने वाले वोट किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने खेम में ले ले, क्योंकि अभी 2 दिन पहले का एक जमीनी एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी ने किया और अपने हरियाणा के नेताओं को बताया कि चाहे फिर वो शैलजा कुमारी की वजह से हो, भले ही मंच पर शैलजा कुमारी और हुड्डा साहब का हाथ मिलवा दिए, लेकिन क्या वो मनभेद पूरा खत्म हुआ है? क्योंकि जब इस तरह के नारे निकल आए कि हम दीदी के साथ हैं, बहन के साथ हैं, तो भाई के साथ नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो एससी वोट बैंक जो स्विंग कर रहा है, जिसको अभी ये नहीं पता कि हम इसको वोट दें, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए हरियाणा का चुनाव नेक टू नेक का चुनाव है, एक एक सीट का चुनाव है। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी वोट परसेंटेज, खास तौर पे एससी वोट, जिस पे कांग्रेस अपने आप को बहुत डिपेंडेंट मान रही है, वो अगर स्विंग होकर भाजपा के साथ आ जाता है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो 240 का आंकड़ा बीजेपी का आया है, उसमें एससी वोट बैंक का एक बहुत खासा इंपैक्ट है। अगर एससी वोट बैंक ढंग से वोट करती तो भारतीय जनता पार्टी 300 पार का आंकड़ा छू पाती। तो उस एससी वोट बैंक को, स्विंग वोट बैंक को भाजपा अपने फेवर में भी लेना चाहती है। तो पहला जातीय समीकरण हो गया, उसमें भी स्पेसिफिकली एससी वोट बैंक हो गया। फिर दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर लोकल मुद्दे वर्सेस नेशनल मुद्दे हो गए, कौन हावी है। तीसरी बड़ी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी को कम करके सामने वाले के वोट बैंक में सेंधमारी बीजेपी का लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस ये चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी पर बात करके और अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने वाली बात है। और ये जो बागी हैं, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट है, आप एक बात बहुत खास तरीके से समझिए, आप खुद भी अभी जम्मू कश्मीर होकर आई हैं शिक्षा, और मैं लगातार हरियाणा पे भी दौरे पर हूं। मैं ये देख रही हूं कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं इस बार, वो दोनों ही चुनाव में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। और जो भी पार्टी सरकार बनाएगी, उनके लिए इन इंडिपेंडेंट्स के जीत के आने का या उनका सहयोग लेने का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको इन चुनाव में देखने को मिलेगा। भले ही जमीन पर ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस शायद अपने बलबूते पे बेहतर प्रदर्शन करे, लेकिन यही इंडिपेंडेंट किसके वोट काटते हैं और किसके साथ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है हरियाणा में। वहीं कश्मीर में जो इतनी बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट्स हैं, वो किसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक पार्टी अकेले दम पे सरकार नहीं बना सकती जम्मू कश्मीर में, तो वो इंडिपेंडेंट। तो इस पूरे खेल में एक फैक्टर इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बहुत मैटर कर रहा है। लेकिन अदिति, आप जब ये कहती हैं कि निर्दलीय बहुत मैटर करता है, किसी भी चुनाव में मैटर करता है, तो माना ये जा रहा था कि बीजेपी इसीलिए इस समय फौरी तौर पर एक्शन नहीं ले रही है जो बागी हो गए नेता। लेकिन पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने फटाफट जाकर के एक्शन लिया? कांग्रेस की तरफ से पहले भी कार्रवाई थोड़ी बहुत हुई भी थी, तो आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त हो गई है कि जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं वो उनके लिए यूजफुल नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है?
देखिए, निर्दलीय जो चुनाव में उतरे हैं, जो भाजपा से नाराज होकर उतरे हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और निर्दलीय निष्कासित कितनों को किया है? 6 से 8 लोगों को। पर उतरे कितने हैं भाजपा से नाराज होकर? लगभग 36 से ज्यादा बड़े आंकड़ा है। तो देखिए, अब उन 36, फर्ज कीजिए वो आंकड़ा 36 है, 36 में से अगर 6 चले भी गए तो वो 30 अभी भी ऐसे हैं जो भले ही निर्दलीय हैं, लेकिन अगर भाजपा अच्छे आंकड़े ला पाती है तो वो भाजपा के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। ये बात अलग है कि भाजपा अगर अच्छे आंकड़े नहीं ला पाती तो वो हो सकता है कांग्रेस या किसी और दल के साथ जाके खड़े हो जाए, लेकिन उन निर्दलियों पर बिहाइंड द कर्टन्स भारतीय जनता पार्टी संपर्क में है। इन लोगों को निष्कासित इसलिए किया है क्योंकि ना तो ये मैनेज हुए, ना ये बातचीत करना चाहते हैं, और दूसरी बड़ी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी निष्कासित करके वहां पर ये मैसेज देना चाहती है कि ये अब भाजपा से दूर हैं, ये भाजपा के साथ नहीं है। क्योंकि अक्सर किसी एक कैंडिडेट को जब वोट मिलता है तो वो जिस जाति से है उसका मिलता है, उससे कैसा काम किया है तो वहां की जनता उस काम पर वोट करती है, और तीसरी बड़ी बात है वो किस पार्टी से आता है उस पर भी वोट मिलता है। उस 33% वोट आपको उस पार्टी का मिलता है जिस पार्टी से आप आते हैं। आप कांग्रेस से आते हैं, अगर कांग्रेस के समर्थक हैं जनता, तो वो आपको कांग्रेस के नाम पर वोट कर देगी। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो वो भाजपा के नाम पर। तो जब कोई आदमी किसी पार्टी से आता है और इंडिपेंडेंट लड़ता है, उसकी पृष्ठभूमि में यही फर्क होता है कि उसके पास एक पार्टी का सिंबल होता है, जिस पार्टी के वोट उसको पड़ते हैं जी। तो यही पूरा गेम है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिनको निष्कासित किया है उनको वहां पर ये मैसेज चला जाए कि ये अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, यानी कि उनकी वोट में कटौती आए, और जिस प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, वहां के जो समर्थक हैं, जनता है, वो उसको वोट करे। यानी तो ये पर्टिकुलर 6 और 8 लोग हैं, या कांग्रेस ने जो 16 लोगों को निष्कासित जी, तो यानी अदिति, कुल मिलाकर के ये जो गेम खेला जा रहा है वो चुनावी गेम है, और ना केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी जो है सोच समझ करके इस पूरे गेम को खेल